हेलो स्टूडेंट। तो जैसा आपने देखा था कि जेके एसएसबी में इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा आए थे। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है, आपको इस लेक्चर में पावर सिस्टम पे बेस्ड एमसीक्यू लाया है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको क्या करने वाला हूँ कि चैप्टर वाइज जो जो एमसीक्यू है उसको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और हर लेक्चर में 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर डिस्कस किए तो जो लेक्चर होगा आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं 20 से 25 क्वेश्चन बट आपको डिटेल में मैं बताऊंगा सारी चीज़ों को। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, और हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रो नाम से चैनल है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, एज द ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड कॉन्सिक्वेंटली द इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ सॉलिड टाइप ऑफ केबल इज इंक्रीज फ्रॉम लो वैल्यू, द डाइलेक्ट्रिक पावर फैक्टर कॉस ए या कॉस फाइव, ठीक है, रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज अप टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ द स्ट्रेट beyond which the power factor, that is cos A, increases very rapidly. This is due to increase in the। तो देखो बेसिकली हमारे केबल में आपको पता है कि एक कंडक्टर होता है और शीथ होता है, और इनके बीच में क्या होता है, इंसुलेशन। तो आपको पता है कि जब इस कंडक्टर से कोई भी करंट ऐसे पास होगी तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसके कारण क्या होगा, इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, और चूंकि आपका शीथ ग्राउंडेड है, इसके आउटर सरफेस पे जीरो पोटेंशियल होगा, तो इनर सरफेस पे क्या होगा, निगेटिव वोल्टेज डेवलप होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्टर और शीथ के बीच में आपका क्या फॉर्म होगा, कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। कंडक्टर और शीथ के बीच में क्या फॉर्म होगा, कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। अब देखो, अगर एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो उसका जो इंसुलेशन होना चाहिए शुड बी वेरी वेरी हाई, दैट मीन्स इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा आइडियल बात करें तो इनफाइनाइट है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो उसका कुछ ना कुछ इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा, फाइनाइट वैल्यू। दैट मीन्स जो आपका कोर है और शीथ है उसके बीच में कुछ ना कुछ फाइनाइट इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब देखो इसी चीज को मैं बताने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका कोर और शीट के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, और इनके बीच में जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका फेज वोल्टेज। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई आई फ्लो हो रही है, या आई आर बोल दो, और इसमें आई सी करंट फ्लो हो रही है, और टोटल सब कुछ करिए करंट जो है आई है, रिजल्टेंट करंट। तो इसका जब आप फेजर प्लॉट करते हो तो ये सपोज करिए वीपीएच है, तो जो आपका आई आर होगा इसी के फेज में होगा, आई आर जो होगा सेम इसी के फेज में होगा, और आईसी क्या करेगा, इस वीपीएस से 90 डिग्री लीड करेगा, वीपीएस से 90 डिग्री लीड करेगा। और आईसी और आईआर का सम क्या होगा, टोटल रिजल्टेंट करंट आई होगा। तो आईसी और आईआर का टोटल जो ये रिजल्टेंट करंट है इसको क्या बोलते हैं, हम आई बोलते हैं। अब देखो, जो आईसी, ये जो रिजल्टेंट करंट है और आईसी, इनके बीच के जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लॉस टेंजेंट एंगल। और जो आपका फेज वोल्टेज वीपीएच है और टोटल रिजल्टेंट करंट आई है, इनके बीच के जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर एंगल। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि कुछ देखो यहाँ पे लिखा है कि एज द ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड consequently electric stress on the dielectric of the solid cable increases from low value, and the dielectric power factor cos phi remains almost unchanged up to a certain value of the stress beyond which cos phi increases very rapidly। तो कह रहा है कि जैसे जैसे हम वीपीएच को बढ़ाते जाते हैं तो कुछ हद तक तो cos phi आपका ये क्या पावर फैक्टर एंगल है, दैट इज cos phi, ये लगभग लगभग कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे ही आप वीपीएच बढ़ाते जाते हो तो एक ऐसा समय आता है कि कॉस फाई जो होता है रैपिडली इंक्रीजेस, ऐसा इंक्रीज होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होता है, जैसे ही हम कोई भी केबल लाते हैं तो या तो ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या ट्रांसपोर्टेशन जब हम करते हैं, तो इन केबल के जो ये डाइलेक्ट्रिक्स है इनके बीच में क्या होता है, वायर्ड या कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एयर गैप्स है, वायर्ड या कैविटी बोलने का मतलब है कि उनके बीच में एयर गैप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे क्या होते हैं कि वायर्ड या कैविटी का फॉर्मेशन होता है। तो इस वायर्ड या कैविटी का फॉर्मेशन होने का मतलब है कि ये जो वर्ड है इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, मतलब यहाँ पे कुछ पार्शियल डिस्चार्ज होने लगेगा। दैट मीन्स जो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो डाउन होने लगेगा, केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस डाउन होने लगेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो आई आर करेंट होगी जो इसमें फ्लो हो रही है,
इंसुलेशन में वो वीपीएच बाई आर आई होगी। तो जैसे ही तुमने वी बढ़ाया तो तुम्हारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हुआ, आर आई घटा। तो जैसे ही आर आई घटेगा तो तुम्हारा आई आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर इस फेजर में फर्दर मैं आई आर को बढ़ाऊं बनाऊं, जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाया तो ये आपका न्यू आई आर डैश आ गया, ये वाला, ये आपका न्यू आई आर डैश आ गया। तो इससे अब आप यहाँ से देखो, ये तो आईसी में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा जो कैपेसिटर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट इंसुलेशन कम होने से क्या होगा, आपका आई आर बढ़ गया। तो इससे तुम्हारी जो रिजल्टेंट करंट होगी, ये देखो रिजल्टेंट करंट, सपोज करो ये जो रिजल्टेंट करंट है ये आई डैश है, ये रिजल्टेंट करंट आई डैश है। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे देखो, तो अब तुम्हारा जो डेल्टा है वो डेल्टा डैश हो गया, डेल्टा डैश बढ़ गया, और फाई तुम्हारा क्या हुआ, फाई तुम्हारा यहाँ से रिड्यूस हुआ। फाई रिड्यूस होने का मतलब है, अगर आपका पाई कम हो रहा है, इसका मतलब पावर फैक्टर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैसे ही तुमने वोल्टेज बढ़ाया तो ड्यू टू वायर्ड फॉर्मेशन आपका पार्शियल वायर्ड में क्या होगा, जो कैविटी है उसमें पार्शियल डिस्चार्ज चालू हो जाएंगे, केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका डाउन हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि जो आपकी लीकेज करंट है आई आर वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, उससे आपका इस फेजर के थ्रू देख रहे होगे कि आपका फाई आपका घट गया, और फाइव घटने का मतलब है आपका पावर फैक्टर आपका क्या होगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट होगा, आयनाइजेशन इन द वायर प्रेजेंट इन द डाइलेक्ट्रिक। तो आयनाइजेशन जो ये वर्ड फॉर्मेशन हुआ है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो आयनाइज हो जाएंगे, दैट मीन्स पार्शियल डिस्चार्ज आपका चालू हो जाएगा, उसकी वजह से आपका पावर फैक्टर आपका क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और देखो यहाँ पे पावर फैक्टर का बढ़ने का मतलब है कि आपका जो केबल की कंडीशन है वो बैड कंडीशन है। ठीक है, तो इसलिए इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा देखो आपसे एग्जाम में पूछता है, वो भी चीजें मैंने बता दी है, जहाँ पे डेल्टा आपका लॉस टेंजेंट एंगल है और फाई आपका पावर फैक्टर एंगल है। तो यहाँ से टेन डेल की आपसे डायरेक्ट एग्जाम में वैल्यू पूछी जाती है, तो 1/ओमेगा आर सी, और 1/आर क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, तो या इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ से डेल्टा और फाई दोनों मिलके कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो डेल्टा प्लस फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से फाई बराबर 90 माइनस डेल हो जाएगा। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस फाई बराबर कॉस 90 माइनस डेल। तो कॉस 90 माइनस डेल कितना हो जाएगा, साइन डेल हो जाएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि केबल का पावर फैक्टर कितना होता है, तो वो साइन डेल्टा होता है। और आपसे डाइलेक्ट्रिक लॉस का फार्मूला भी डायरेक्ट पूछा जाता है, तो वो होता है आपका VPH² ओमेगा सी इंटू टेन डेल्टा। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द एल बाई सी रेशियो फॉर 132 केवी एंड 400 केवी लाइन्स टिपिकली आर 160 इंटू टेन की पावर थ्री एंड 62.5 into 10 की पावर थ्री रिस्पेक्टिवली। द नेचुरल थ्री फेज लोडिंग फॉर द टू लाइन्स विल बी। तो यहाँ पे देखो नेचुरल लोडिंग का मतलब होता है, आपसे पूछ रहा है सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का जो फार्मूला होता है, आपको पता है, जो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का फार्मूला होता है वो होता है आपका VL² बाई ZS इन मेगावाट, जहाँ पे जो आपका ये लाइन वोल्टेज है ये केवी में होना चाहिए, और इम्पिडेंस आपका ओम। तो यहाँ से हो जाएगा VL² बाई ZS इन मेगा ओम। तो यहाँ पे देखो दो लाइन दे रखी है, एक तो आपकी है 132 केवी की लाइन है, और एक आपकी 400 केवी की लाइन है। तो देखो इनका L बाई सी रेशियो कितना दे रखा है, पहले का दे रखा है 160 इंटू टेन की पावर थ्री, और दूसरे का दे रखा है L बाई सी 62.5 इंटू टेन की पावर थ्री। तो यहाँ से देखो सर्ज इम्पिडेंस कितना होता है, सर्ज इम्पिडेंस आप निकाल लोगे, जहाँ पे जेड आपका क्या है, ये सर्ज इम्पिडेंस है, और इसकी वैल्यू होती है जेड बराबर रूट में एल बाई सी। तो यहाँ से देखो एल बाई सी की वैल्यू 160 इंटू टेन की पावर थ्री दे रखी है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू टेन की पावर फोर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट फोर इंटू यहाँ पे टेन की पावर टू, तो ये आ जाएगा 400 ओम। तो यहाँ से अपन सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग निकाल लेंगे 132 केवी लाइन के लिए। तो VL² बाई ZS, ये आपका VL है, तो VL की वैल्यू 132 के भी है, तो 132 का स्क्वायर करेंगे तो 132 इंटू 132 डिवाइड बाई 400। तो यहाँ से देखो चार से 100 बाद में कटेगा, और ये चार तिया बारह, चार तिया बारह। तो ये इससे इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.33। तो 132 में मैं कैलसी से कर ले रहा हूँ, 132 इंटू 0.33, तो इसकी वैल्यू आ रही है 43.56। ठीक है, 43.56। तो देखो ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब या तो बी होगा या तो सी होगा, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका देखो सर्ज इम्पिडेंस
निकाल लेते हैं तो रूट ओवर एल बाई सी होगा। तो यहाँ पे एल बाई सी की वैल्यू देखो 62.5 इंटू 10 की पावर 3 दे रखी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें 10 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 625 इंटू 100 हो गया। और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 और इसका 10। इसका सर्ज इम्पिडेंस कितना आ जाएगा 250 ओम। तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग कितने केवी के लिए 400 केवी के लिए निकालना है। तो वी एल स्क्वायर बाई जेड एस, तो वी एल की वैल्यू 400 दे रखी है, तो 400 इंटू 400 डिवाइड बाई 250। तो ये देखो जीरो से जीरो कटेगा और 5 पचे 25, 5 बटे 40 और ये देखो 5 बटे 40 80 बार में। तो 8 इंटू 80 कितना हो जाएगा 640 मेगावाट। तो 640 मेगावाट यहाँ पे देखो, और ये 44, तो सी आंसर आपका इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, बस कैलकुलेशन है। आपको सर्ज इम्पिडेंस का फार्मूला याद होना चाहिए एंड सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग का। तो सर्ज इम्पिडेंस आपको ध्यान रखना है, रूट में एल बाई सी होता है। ठीक है, और ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो ये सर्ज इम्पिडेंस है, ये सर्ज इम्पिडेंस आपका लॉसलेस लाइन के लिए है और ये एक रियल नंबर होता है। लॉसी लाइन के लिए जो इम्पिडेंस होता है उसको सर्ज इम्पिडेंस नहीं बोलते, उसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बोलते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू जो होती है रूट में आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस जी डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वही सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है कि जो सर्ज इम्पिडेंस होगा लॉसलेस लाइन के लिए वो रूट में एल बाई सी होता है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ये एक रियल नंबर है। और जो सर्ज इम्पिडेंस होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन, लाइन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर में एल का गुणा करोगे तो फिर ये एल आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसलिए जो आपका सर्ज इम्पिडेंस है ये इंडिपेंडेंट होता है लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, तो लाइन पे डिपेंड नहीं करेगा। और ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो सर्ज इम्पिडेंस होता है वो 400 से 600 ओम, कहीं कहीं पे 400 से 500 ओम भी दिया है। केबल के लिए 40 से 60 ओम, ट्रांसफार्मर के लिए कहीं पे 2000 दे रखा है, कहीं पे 5000, तो रेंज ले लीजिए 2000 से 5000 के लिए। अब अगर एक प्योर इंडक्टर है उसका सर्ज इम्पिडेंस पूछ रहा है तो उसका इन्फिनाइट होगा, क्योंकि देखो सर्ज इम्पिडेंस क्या होता है एल बाई सी होता है। ठीक है, तो इंडक्टर के लिए आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे कैपेसिटेंस का इफेक्ट क्या होगा जीरो होगा। तो ये तो एल फाइनाइट होगा, बट सी की वैल्यू जीरो होगी। तो 1/0 कोई भी वैल्यू 10 टू क्या होगी इन्फिनिटी होगी, तो इसलिए इंडक्टर का 10 टू इन्फिनिटी होगा। अगर प्योर कैपेसिटर की बात करता है तो सी फाइनाइट है बट एल आपका क्या है जीरो है, तो इसलिए कैपेसिटर के लिए जो सर्ज इम्पिडेंस होता है वो जीरो होता है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो डिफाइन किया गया है वो लॉसी लाइन के लिए किया गया है, उसकी वैल्यू आर रूट ओवर आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी होती है। और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा है, ये कैसा होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा बाई जे बीटा के फॉर्म का कुछ आएगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा हुआ था जो कि ESC 93 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक क्वार्टर वेव लाइन, जब आपका लाइन का वेवलेंथ λ/4 हो जाता है तो उस समय जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर, या इसको λ/4 इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है कि एक क्वार्टर वेव लाइन जो होती है इसको हम इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्योंकि जब वेवलेंथ λ/4 हो जाएगी, किसी भी लाइन का जो वेवलेंथ है λ/4 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर या λ/4 इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और यहाँ पे देखो इसका लोड इम्पीडेंस है और सपोज करिए ये आपका इनपुट इम्पीडेंस है। तो जब आपका लोड इम्पीडेंस, यहाँ पे देखो, जब आपका लोड इम्पीडेंस कैपेसिटिव नेचर का होगा तो जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो इंडक्टिव होगा, ये भी आप ध्यान रखिए। और जब आपका लोड इम्पीडेंस आपका इंडक्टिव होगा तो उस समय आपका इनपुट इम्पीडेंस आपका कैपेसिटिव होगा। इस बातों का भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफरेंट टर्मिनल कंडीशन एट द रिसीविंग एंड ऑफ लॉसलेस ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन हैविंग सर्ज इम्पिडेंस जेड आर स्केच इन लिस्ट वन। तो यहाँ पे लिस्ट वन में स्केच दिया है सर्ज इम्पिडेंस का। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड करेंट वेव्स स्केच इन लिस्ट टू। तो लिस्ट टू में इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड करेंट के स्केच दिए हैं, तो आपको ये मैच कराना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बात कर रहा है रिफ्लेक्टेड करंट का। देखो बेसिक जो डायग्राम है, सपोज करते कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका सर्ज इम्पिडेंस क्या है जेडएस है, और जो लोड इम्पिडेंस है सपोज करिए लोड इम्पिडेंस जेडएल है। ये आपका
सेंडिंग एंड है, सेंडिंग एंड, और ये आपका है रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड है, ठीक है। तो देखो कोई भी वेव जो होगी इंसिडेंट होगी आपका सेंडिंग एंड से, और जब यही वेव रिसीविंग एंड पे आती है तो इसका कुछ पार्ट क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है लोड एंड पे, और कुछ पार्ट जो होता है अगेन रिफ्लेक्ट बैक होता है फ्रॉम द रिसीविंग एंड। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड वेव, और ये जो सेंडिंग एंड से वेव चलती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट वेव। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका रिफ्लेक्टेड करंट आई माइनस अपान इंसिडेंट करंट, दैट इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड एस अपान, ये होता है जेड एल प्लस जेड एस, ठीक है। अब देखो केस वन में ऑप्शन ए में देखो यहाँ पे जो ये चीज है शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब जो लोड इम्पिडेंस है वो क्या है आपका जीरो है। तो यहाँ पे इसको जेड एल भी जीरो है, और यहाँ पे भी जेड एल आपका क्या है जीरो है। तो ये अब देखो ये जीरो जीरो हो गया, तो जेड एस से जेड एस आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से माइनस वन आएगा, और अब बाहर माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस वन आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड करेंट होगी इसमें वन में आई प्लस का गुणा हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड करंट क्या होगी, वो आपके इंसिडेंट करंट के बराबर होगी और उसके सेम फेज में होगी। ये क्योंकि इसका ये वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर सेंडिंग एंड से करंट कोई इंसिडेंट हो रही है आई प्लस, तो जो रिफ्लेक्टेड करंट होगी रिसीविंग एंड से वो रिफ्लेक्ट होगी आई माइनस, बट दोनों ही क्या होंगी, सेम फेज में होंगी। सेम फेज में मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये जो बेस लाइन है इसके ऊपर मैं इसको दिखा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव चीज को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस तरह का जो वेव है ये थर्ड वाले में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट करंट है और रिफ्लेक्टेड करंट क्या है, सेम फेज में है, ठीक है। तो इसलिए ए का थ्री आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी ए का थ्री है, इसमें भी ए का थ्री है, लेकिन सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि सी और डी में ए की वैल्यू वन दे रखी है। दूसरे केस में देखो बी में, यहाँ पे लाइन आपकी ओपन है, ओपन सर्किट होने का मतलब है कि लोड इम्पिडेंस आपका क्या है, इनफाइनाइट है। अब यहाँ से अगेन सेम फार्मूला यूज करेंगे, आर आई बराबर आई माइनस डिवाइडेड बाई आई प्लस बराबर माइनस ऑफ जेड एल माइनस जेड एस अपान जेड एल प्लस जेड एस। अब यहाँ पे देखो लोड जेड एल की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, टेंस टू इनफाइनाइट। अगर मैं इनफाइनाइट यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म की हो जाएगी जो कि अनडिफाइंड होगा। तो इसके लिए हमें बोथ साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमें जेड एल कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से मैं जेड एल, ये कितना हो जाएगा, वन माइनस जेड एस बाई जेड एल हो जाएगा, और यहाँ से जेड एल वन प्लस जेड एस बाई जेड एल हो जाएगा। तो जेड एल से जेड एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए जब जेड एस को टेंस टू इन्फानाइट करोगे तो जेड एस बाई इन्फानाइट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जेड एल टेंस टू इन्फानाइट करोगे तो ये जेड एस बाई जेड एल क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म भी जीरो हो गया, और ये टर्म भी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वन माइनस जीरो अपान वन प्लस जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन आ रही है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन आ रही है। दैट मीन्स आई माइनस डिवाइडेड बाई आई प्लस की वैल्यू माइनस वन आ रही है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो आई माइनस है वो माइनस ऑफ आई प्लस है। मतलब जो रिफ्लेक्टेड करंट होगी वो क्या होगी, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी। कहने का मतलब है कि अगर आपकी इंसिडेंट करंट आई प्लस ऐसे है फ्रॉम द सेंडिंग एंड, तो रिफ्लेक्टेड करंट आपकी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब जो ये बेस लाइन है इससे ये नीचे बनेगी, मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गई, ये आई माइनस होगा। तो बस यहाँ पे देखिए तो टू आंसर इसका मैच हो रहा है, तो बी का आपका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो थ्री टू वन ए आंसर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो सी में, सी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जेड बराबर आर, मतलब जो सर्ज इंपिडेंस है जेड एल बराबर जेड एस है, सॉरी, जो लोड इंपिडेंस है वो सर्ज इंपिडेंस के बराबर है। तो उसको भी देख लो, तो आर आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस आप जेड एल माइनस जेड एस करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे टू जेड एस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है जीरो। तो यहाँ से मतलब हो गया रिफ्लेक्टेड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड करंट जीरो होगी, मतलब देयर विल बी नो एनी रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखो इसमें करंट तो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हो रही है, बट यहाँ से कोई भी रिफ्लेक्शन, इधर से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन आपका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसलिए जो सी का आंसर होगा
वो कौन सा होगा, 1 वाला होगा, ये सी का होगा, क्योंकि कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और देखो इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, जितने भी कोफिशिएंट है, जैसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज है, तो जेड एल माइनस जेड एस अपॉन जेड एल प्लस जेड एस होता है। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट में रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज होता है वो माइनस ऑफ आर आई होता है, माइनस ऑफ आर आई होता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो जेड एल माइनस जेड एस है, तो इसमें जेड एस माइनस जेड एल अपॉन जेड एल प्लस जेड एस है। हालांकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ आर बी करने का मतलब है कि यहाँ से जेड एल माइनस जेड एस अपॉन जेड एल प्लस जेड एस हो जाएगा। वैसे ही ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 जेड एल अपॉन जेड एल प्लस जेड एस, इनसे फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ करंट कितना हो जाएगा, 2 जेड एस अपॉन जेड एल प्लस जेड एस। तो यहाँ पे देखो इसमें जेड एल आ रहा है और यहाँ पे बस जेड एस आ रहा है। और टी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज और ट्रांसमिशन को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है, टीवी बराबर 1 प्लस आर बी, और करंट में टीवी टी आई बराबर 1 प्लस आर आई। तो ये सब बातों को आपको ध्यान देना है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, द और एक्स क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द रेडियस वेयर एक्स इज ग्रेटर देन आर। रीजन क्या देता है, द बंडल कंडक्टर इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस फ्रॉम ए सिंगल कंडक्टर ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये कंडक्टर का सेंट्रल एक्सिस है। सपोज करिए कि जो कंडक्टर का रेडियस है वो आर है, और इससे सपोज करिए एक्स डिस्टेंस पे, जहां पे एक्स जो है आपका क्या है, ग्रेटर देन आर है, एक्स इज ग्रेटर देन आर एज पर द गिवन क्वेश्चन। एट पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स, जहां पर लेमडा जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, मतलब ये जो कंडक्टर है इसके 1 मीटर लेंथ पे कितना कूलाम का चार्ज है वो लेमडा बताता है। तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो इसलिए असर्शन आपका क्या है, रॉन्ग है। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पे रीजन में क्या बोल रहा है कि जो बंडल कंडक्टर इंक्रीजेस द लाइन कैपेसिटेंस फ्रॉम दैट ऑफ सिंगल कंडक्टर ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कह रहा है कि देखो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक, अगर एक सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, और इसी के क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक बंडल कंडक्टर ले लिया जाए, तो बंडल कंडक्टर का जो ओवरऑल रेडियस होगा ना वो सॉलिड कंडक्टर के रेडियस से ज्यादा होगा। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर के रेडियस से ज्यादा होगा बंडल कंडक्टर का रेडियस, मतलब आर डैश ऑफ बंडल कंडक्टर विल बी ग्रेटर देन आर ऑफ द सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, या फिर ये भी बोल सकते हो ना कि जो जीएमआर होगा बंडल कंडक्टर का, वो जीएमआर ऑफ सॉलिड कंडक्टर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ते हैं कि जो सीपीएच होता है पर फेज कैपेसिटेंस या न्यूट्रल कैपेसिटेंस, जिसको बोलते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल एन जीएमडी बाई जीएमआर। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो बंडल कंडक्टर है ओवरऑल इसका रेडियस बढ़ जा रहा है, उसकी वजह से उसका जीएमआर ज्यादा हो जा रहा है। तो जब आपका जीएमआर बढ़ेगा, जब जीएमआर बढ़ेगा तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब ये डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो ओवरऑल ये जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो लिख रहा है कि बंडल कंडक्टर इंक्रीजेस द लाइन कैपेसिटेंस, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो रीजन आपका करेक्ट है, तो ए आपका फॉल्स है और रीजन आपका आर क्या है, ट्रू है, तो इसलिए इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और इससे रिलेटेड जो बंडल कंडक्टर है उसके बारे में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। देखिए बंडल कंडक्टर के यूज करने से आपका क्या होता है, जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज होता है वो डिक्रीज होता है, ड्यू टू विच आपका जो कोरोना लॉस होता है वो आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो आपका कोरोना लॉस होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है वीपीएच माइनस वीडी नॉट का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आपका बंडल कंडक्टर यूज करोगे तो आपका वीडी नॉट बढ़ेगा, तो ओवरऑल वीएच माइनस वीडी नॉट का जो ये डिफरेंस होगा वो डिक्रीज होगा, इसलिए आपका कोरोना लॉस आपका क्या होगा, रिड्यूस होता है। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो बाय यूजिंग द बंडल कंडक्टर आपका कोरोना लॉस क्या होता है, रिड्यूस होता है। और अभी मैंने बताया कि आपका जीएमडी या जीएमआर, जिसको सेल्फ जीएमडी भी बोलते हैं, या इसको ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस या जीएमडी बोलते हैं, सेल्फ जीएमडी, वो इंक्रीज होता है। और यहाँ पे जैसे ही आपका जीएमआर इंक्रीज होगा तो आपका इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, और मैंने अभी बताया कि कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होगा, तो इससे सर्ज इंपेडेंस जेडएस आपका क्या है,
सर्ज इम्पिडेंस है, सर्ज इम्पिडेंस है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका L यहाँ पे डिक्रीज होगा और C इंक्रीज होगा तो ओवरऑल टर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इससे आपका जो सर्ज इम्पिडेंस होगा वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बाय यूजिंग द बंडल कंडक्टर जो आपका सर्ज इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और SIL का फार्मूला सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग जो होती है VL स्क्वायर बाई ZS। तो यहाँ पे जब सर्ज इम्पिडेंस डिक्रीज होगा और फॉर द गिवन पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे, तो आपका सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग आपका क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो बाय यूजिंग द बंडल कंडक्टर आपके सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है, ड्यू टू विच आपकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन ए हाई वोल्टेज केबल concentric conducting surface are provided in an insulating medium of same permittivity through the cross-sectional area of the cable to reduce the ratio of maxima to minimum electric stress। ठीक है, रीजन में बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिंग सरफेस एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, केबल में आपका कंडक्टर होता है और शीथ होता है और उसके बीच में क्या होता है, इंसुलेटिंग मीडियम। और जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस का फार्मूला होता है किसी एक्स डिस्टेंस पे वो होता है V बाई एक्स एल एन कैपिटल R बाई स्मॉल आर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक्स को कम करते हैं ना, जब डिस्टेंस आपकी कम होती है तो जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है वो बढ़ता है। और आपको पता है कि जो सबसे कम रेडियस है वो क्या है, कंडक्टर का है। तो जैसे जैसे एक्स रिड्यूस होते होते आर के बराबर आता है, तो उस समय जो आपका जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है एट द कंडक्टर सरफेस। और उसकी वैल्यू होती है V बाई आर एल एन कैपिटल R बाई स्मॉल आर। तो इसलिए क्या होता है, जो ये आपका कंडक्टर का सरफेस है और ये आपका क्या है, शीथ का सरफेस है। इनसाइड द कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, जीरो होती है। बट एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जो आपका इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमा होता है। और जैसे जैसे हम शीथ की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे मतलब एक्स को बढ़ाते बढ़ाते आर के बराबर जैसे ही लाएंगे, तो जो स्ट्रेस होता है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि इस रिलेशन से जैसे आप एक्स बढ़ाओगे तो आपका जी क्या होगा, जी आपका कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे जी मिनिमम की वैल्यू होती है V बाई कैपिटल R एल एन कैपिटल R बाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है एट द सरफेस ऑफ शीथ वो क्या है, मिनिमम है, दैट इज जी मिनिमम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द कंडक्टर एंड शीथ वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। देख रहे हो ये ऐसे एक्सपोनेंशियली कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। मतलब ये जो हम क्या चाहते हैं, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो बिटवीन कंडक्टर एंड शीथ कुछ ऐसा चाहते हैं, कांस्टेंट यूनिफॉर्म चाहते हैं। आइडियली देखो प्रैक्टिकली तो इतना कांस्टेंट नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम इसको क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में जब हमने कोई भी ग्रेडिंग नहीं की है, ग्रेडिंग का मतलब हम क्या चाहते हैं, इस स्ट्रेस को यूनिफॉर्म बनाना। तो विदाउट एनी ग्रेडिंग जो आपका रेशियो है जी मैक्सिमा बाई जी मिनिमा, ये बहुत ही ज्यादा है। कहने का मतलब इनके बीच में जो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी है, ये गैप बहुत ज्यादा है। तो इस गैप को कम करने के लिए, इस गैप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग का यूज करते हैं, सो दैट जो ये स्ट्रेस है ये क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, सच दैट जैसे कि ये जी मैक्सिमा है तो ये कुछ ऐसे जी मिनिमा पर जाए, फिर आपका ये यूनिफॉर्म ऐसे मेंटेन रहे थ्रू आउट द डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो गैप है, यही चीज जो जी मैक्सिमा और ये जी मिनिमा का रेशियो, इसको हम कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेडिंग आपकी दो तरीके की होती है, एक आपकी क्या होती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग एंड इंटरशीथ ग्रेडिंग। अब ग्रेडिंग क्या करता है, टू अचीव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन द केबल, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग बोलते हैं। अब देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दे रखा है ना, ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट, ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इसमें देखिए आपको जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो सेम है। सेम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किस में होता है, ये होता है आपका इंटरशीथ ग्रेडिंग में। सेम इंसुलेटिंग मटेरियल आपका इंटरशीथ ग्रेडिंग में यूज किया जाता है, सो दैट जो रेशियो बिटवीन मैक्सिमा टू मिनिमा इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, आपको उसको क्या कर सके, हम रिड्यूस कर सके। तो इस ग्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटरशीथ ग्रेडिंग बोलते हैं। तो असर्शन तो आपका करेक्ट है। तो इंटरशीथ ग्रेडिंग को मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए जब हमने कंडक्टर और शीथ लिया था तो उस समय जो जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ये जी मैक्सिमा है और ये जी मिनिमा है। तो ये गैप बहुत ज्यादा था, क्या था, लार्ज गैप था, लार्ज गैप था, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म था। लेकिन हमने क्या किया, इंटरशीथ ग्रेडिंग यूज किया, तो इसमें दो कोसेंट्रिक
सपोज करिए मैंने यहाँ पे दो कोसेंट्रिक सीथ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये सपोज करिए, एक और यहाँ पे मैंने एक कोसेंट्रिक सीथ यूज किया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। सपोज करिए इस वाले सीथ से, मान लीजिए ये इंटरसीथ S1 है और ये इंटरसीथ S2 है, और इसको हमने क्या किया है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इससे पाया गया, और इसको भी हम क्या करेंगे, बाहर वाले इससे भी कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि ईच लेयर पे वोल्टेज हमारा मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस, पहले गैप तो लार्ज था, अब गैप क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये जो गैप है ना, एक, ये जो गैप है, ये गैप रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जी, ये आपका सपोज के ये पॉइंट जी मैक्स है और ये क्या है, जी मिनिमा है। तो पहले गैप ये इतना था, तो अब आपका गैप ये रिड्यूस हो जाएगा बाय यूजिंग द इंटरसीथ ग्राइंडिंग। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम देख रहे हो कि ईच लेयर को हमने ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसको डिफरेंट वोल्टेज पे कनेक्ट किया है। तो इससे क्या होगा कि जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ड्यू टू विच आपका जो ये इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो रीजन भी था वो भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहां से आप देख लीजिए, एक मिनट। तो इस यहाँ पे देखो लिख रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिंग सर्फेसेस रीडिस्ट्रीब्यूट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के कारण तो जो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो रीजन भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसलिए ए आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग भी होता है, उसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया है। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये आपका है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। तो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या होता है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो देखो कंडक्टर के जो सबसे नियरेस्ट कंडक्टर के सरफेस पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसकी वैल्यू जो सबसे ज्यादा होगी परमिटिविटी, उसको रखते हैं। उसके बाद से डिक्रीजिंग ऑर्डर में परमिटिविटी को रखते जाते हैं, सो दैट आपका जो ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो कांस्टेंट मेंटेन रहे। तो ऐसे ग्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर पावर ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर गेट डबल। तो सपोज करिए कि ये आपका ये सिंगल फेज टू वायर लाइन है, ठीक है। तो इसका जो इंडक्टेंस होता है L बराबर 2 × 10⁻⁷ ln d/r डैश होता है, जहाँ पे r डैश की वैल्यू क्या होती है, 0.7788 r होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि क्वेश्चन में देखो इंडक्टेंस को क्या कर रहा है, डबल हो जा रहा है। मतलब अगर ये L है तो ये 2L हो जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा डिस्टेंस पे या उसके रेडियस पे। तो सपोज करिए ये इंडक्टेंस 2L हो गया, तो मैं मान ले रहा हूं कि उसका जो डिस्टेंस है वो कुछ चेंज हो गया। सपोज करिए ये डिस्टेंस अभी D डैश हो गया, अब मेरे को नहीं पता कितना चेंज हुआ जिसकी वजह से उसका इंडक्टेंस डबल हुआ, तो वो D डैश हो गया, मैं सपोज कर लेता हूँ। तो ये 2 - 7 ln D डैश बाई R डैश हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, इन दोनों का, तो उससे देखते हैं क्या आता है। तो यहां से देखो ये तो इससे कट जाएगा, जैसे 2L/L होगा और ये हो जाएगा ln D डैश बाई R डैश डिवाइडेड बाई ln D/R डैश। तो यहां से ये कटेगा L से L, तो यहां से आ जाएगा ln D डैश बाई R डैश बराबर 2 ln D/R डैश। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln D/R डैश का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो ln ln दोनों में कॉमन है, तो यहां से आपका आ जाएगा D डैश बाई R डैश बराबर D स्क्वायर बाई R डैश स्क्वायर। तो देखो जो डिस्टेंस है D डैश, ये किसके प्रोपोर्शन में आ जा रहा है, D स्क्वायर के। तो जब आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस हो जाएगा। तो उस समय जो आपका इंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज डबल, डबल तो नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन वायर इज इंक्रीज 4-fold, ये भी गलत है। डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इंक्रीज एज स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। तो ओरिजिनल डिस्टेंस का जब हम स्क्वायर करेंगे तब जाकर के जो आपका इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, डबल होगा। तो इसलिए इसका सी आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस बाय यूज ऑफ द हॉलो कंडक्टर विकास। तो सपोज करिए हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, सपोज करिए ये आपका एक सॉलिड कंडक्टर है,
सॉलिड कंडक्टर जिसका रेडियस जो है आर एस है, और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया इस सॉलिड कंडक्टर का है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का जब मैं एक हॉलो कंडक्टर लाऊंगा, तो ऑब्वियस है कि उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपका एक हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर। तो इसका जो रेडियस है, सपोज करिए आर एच है, तो फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड कंडक्टर, जो हॉलो कंडक्टर का रेडियस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स जो हॉलो कंडक्टर का रेडियस होगा इस सॉलिड कंडक्टर के रेडियस से ज्यादा होगा। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो चूंकि हॉलो कंडक्टर का रेडियस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और हमको पता है कि जो कोरोना लॉस होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो जैसे ही आपका रेडियस ऑफ द हॉलो कंडक्टर ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी तो आपका कोरोना लॉस क्या होगा, कम होगा। तो दैट्स वाई क्या होगा कि आपका हॉलो कंडक्टर में आपका क्या होता है, इफेक्टिव रेडियस जो होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड कंडक्टर आपका ज्यादा होता है। तो इसलिए जो आपका कोरोना लॉस होता है वो हॉलो कंडक्टर में कम होता है। तो इसलिए इसका सी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। तो कोई भी एक सॉलिड कंडक्टर होगा, उसके क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में जो हॉलो कंडक्टर का रेडियस होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके वजह से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उससे आपका कोरोना लॉस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोरोना लॉस का ये वोल्टेज डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का फार्मूला दे दिया है, और ये पिक्स फार्मूला जो कि काफी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इंसुलेशन ऑफ द मॉडर्न ईएचवी लाइन डिजाइन बेस्ड ऑन। देखो जो हमारे सिस्टम में ओवर वोल्टेज आते हैं, ओवर वोल्टेज आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ओवर वोल्टेज आपके दो तरीके के होते हैं। तो एक तो आपका एक्सटर्नल कॉज की वजह से होता है। ठीक है, एक्सटर्नल कॉज में पहला क्या होगा, लाइटनिंग। लाइटनिंग में दो तरह की लाइटनिंग होती है, एक डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक होती है और एक इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक होती है। ठीक है, और इंटरनल काज किसकी किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू स्विचिंग सर्ज, इंसुलेशन फेल्योर एंड आर्किंग ग्राउंड एंड रेजोनेंस। बट आपका क्वेश्चन में ये कह रहा कि जो द इंसुलेशन ऑफ द मॉडर्न ईएचवी लाइंस इट डिजाइन बेस्ड ऑन। तो देखो जो मॉडर्न ईएचवी लाइंस होती हैं उनका वोल्टेज लेवल कितना होता है, 400 केवी होता है। तो जो इंसुलेशन डिजाइन किया जाता है वो बेस्ड होता है आपका स्विचिंग सर्ज पे। ठीक है, तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल आपको प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ट्रांसमिशन लाइन का जो क्लासिफिकेशन है, तो देखो ये लो, मीडियम एंड हाई वोल्टेज जो लाइंस हैं, और ये आपका है ईएचवी लाइंस, ये अप टू 220 के बीच। जैसे लो वोल्टेज लाइन है तो लेस देन 250 वोल्ट। मीडियम वोल्टेज लेवल कितने से होता है, 250 से 650। और हाई वोल्टेज का जो लेवल है 650 से 33 केवी। और ईएचवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का जो वोल्टेज लेवल है 66 केवी से 220 केवी। तो अप टू 300 केवी जो इंसुलेशन होता है वो बेस्ड किस पे होता है, लाइटनिंग सर्ज पे। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है मॉडर्न ईएचवी लाइन, तो मॉडर्न ईएचवी लाइन आपका 400 केवी के अंतर्गत आता है। तो जो ग्रेटर देन 400 केवी की लाइंस है, उनका जो इंसुलेशन होता है वो बेस्ड किस पे होता है, स्विचिंग सर्ज पे होता है। तो उनका इंसुलेशन बेस्ड होता है स्विचिंग सर्ज पे। इसलिए इस क्वेश्चन में, इसलिए एक मिनट, इसलिए इस क्वेश्चन में आपका जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो मॉडर्न ईएचवी लाइंस है ये आपका कितने वोल्टेज लेवल पे होती है, 400 केवी। और ग्रेटर देन 300 केवी जो आपका इंसुलेशन होता है वो बेस्ड किस पे होता है, स्विचिंग सर्ज पे, स्विचिंग सर्ज पे। और लेस देन 300 केवी आपका जो इंसुलेशन वो किस पे बेस्ड होता है, लाइटनिंग सर्ज पे, लाइटनिंग सर्ज पे। तो इसलिए इसका डी आंसर करेक्ट होगा। तो आशा करते हो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए थ्री फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन हैज द फॉलोइंग कांस्टेंट। रेजिस्टेंस आपका 10 ओम दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका 20 ओम दिया, और कैपेसिटिव ससेप्टेंस दैट इज बी सी की वैल्यू, बी सी क्या होता है, 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी जे में। ठीक है, या इसको लिख सकते हो जे ओमेगा सी। तो ससेप्टेंस दिया है कैपेसिटिव। तो पूछ रहा है कि इंडक्टेंस ऑफ द आर्क सप्रेशन कॉइल यूज्ड बाय द सिस्टम। तो बेसिकली देखो क्या होता है कि कोई भी हमारा एक अनग्राउंडेड सिस्टम है, ठीक है, जब कोई भी हमने यहाँ पे न्यूट्रल में ग्राउंडिंग नहीं की है, तो उस समय अगर किसी भी फेज पे सपोज करिए सी फेज पे फॉल्ट हो गया, तो उस समय जो फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो नॉर्मल चार्जिंग करंट का 3 टाइम्स होता है।
ठीक है, नॉर्मल चार्जिंग करंट का 3 टाइम्स होता है। तो इसकी वजह से आर्किंग ग्राउंड की प्रॉब्लम आती है। तो इस आर्किंग ग्राउंड की प्रॉब्लम मतलब आर्क को सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल इंडक्टर। इसको हम पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। और ये जो इंडक्टेंस एल होता है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका क्या होगा कि जो न्यूट्रल में जो करंट फ्लो होगी, सेम करंट आपका क्या होगा, इस फॉल्ट पाथ के थ्रू फ्लो होगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए जो आई इंडक्टिव करंट होगी वो क्या करेगी, इस फॉल्ट करंट को क्या करेगी, कैंसिल आउट करेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जो ये फॉल्ट करंट होता है ये प्योरली कैपेसिटिव है। देख रहे हो 3 टाइम्स ऑफ द चार्जिंग करंट। तो कैपेसिटर को काटने वाला कौन सा होता है, इंडक्टर होता है। तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो होता है थ्रू वेरिएबल इंडक्टर करते हैं, जिसको हम आर्क सप्रेशन कॉइल भी बोलते हैं, या इसको पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग या रेजोनेंस ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे न्यूट्रल का करंट होता है वो क्या हो जाता है, वो फॉल्ट करंट के बराबर हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ आईसी। तो ये जो न्यूट्रल करंट है इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि इंडक्टर है और कैपेसिटर है, तो इंडक्टर किसको काटेगा, कैपेसिटर को। तो अब ये न्यूट्रल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी होगा, और इसका सपोज करिए वेरिएबल रिएक्टेंस एक्सएल है, तो ये हो गया एक्सएल 3 इंटू, और ये कितना हो जाएगा वी बाई एक्सी। तो यहाँ से वी से वी कटेगा, तो यहाँ से एक्सएल को क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल। और 3 एक्सी क्या होता है, 1 बाई एक्सी बराबर क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी। तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ये ओमेगा सी। हमको क्या निकालना है, एल निकालना है, ये इंडक्टेंस। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इंडक्टेंस पूछा है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/3 ओमेगा स्क्वायर सी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/3 ओमेगा इंटू ओमेगा सी। और ये ओमेगा सी आपका क्या है, यहाँ से देखिए ये क्या है, ससेप्टेंस है बीसी। तो एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 ओमेगा इंटू बी सी। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ ये कितना है, 50 है। और बीसी की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर -4, तो 10 की पावर 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। तो देखो दो 50 दूना 100 होगा, तो इसलिए इसके 2 पावर चला जाएगा, ऊपर में 100 बचेगा। ठीक है, और 1/पाई, नीचे पाई है तो 1/पाई क्या होता है, 0.318, और इंटू 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 31.8। और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.65 हेनरी। ठीक है, 2.65 हेनरी। तो इसका डी आंसर आपको करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल विल इंक्रीजेज इफ द लेंथ ऑफ द केबल इज इंक्रीज। तो देखो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द केबल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इंक्रीजेज इफ द लेंथ ऑफ द केबल इंक्रीजेज, तो अगर केबल के लेंथ को आप बढ़ाओगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन ए को और ऑप्शन डी को। अब बच गया ऑप्शन बी एंड ऑप्शन 3। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि फॉर द सेम ओवरऑल डायमीटर ऑफ द केबल द ग्राइंडिंग ऑफ द केबल विल इंक्रीज द सेफ वर्किंग वोल्टेज। तो मतलब हम उस सेफ वर्किंग वोल्टेज करने का मतलब है कि अगर मैं ग्रेडिंग कर रहा हूँ, ग्रेडिंग करने का मतलब है किसी भी केबल की हम ग्रेडिंग क्यों करते हैं, सो दैट आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इन बिटवीन द डायलेक्ट्रिक्स वो क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बिटवीन द डायलेक्ट्रिक अगर यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो फॉर द सेम डायमीटर ऑफ द केबल जो सेम वर्किंग वोल्टेज का रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका, ये टू वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। तो टू करेक्ट है। ठीक है, टू करेक्ट है। तो यहां से आप देख सकते हो अगर आपको अदर ऑप्शन पता भी नहीं है, टू करेक्ट है तो टू करेक्ट बस आपको बी ऑप्शन में दिखेगा। इसमें देखो 3 एंड 4 ही लिख रहा है करेक्ट है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन आप आराम से मार सकते हो, क्योंकि इसमें टू वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लो सी वाले में वैसे आगे के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि द नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द पीवीसी केबल इज 70 डिग्री सी। अब देखो अगर आपको पता भी नहीं है कि पीवीसी का टेम्परेचर रेंज कितना है, तो भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, पीवीसी का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 70 डिग्री सी होता है। अब देखो स्टेटमेंट 4 में बोल रहा है कि द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज एज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज। देखो जब आपका मॉइस्चर इंक्रीज होगा भाई, तो आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। तो इसलिए फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है।
ठीक है। तो इसलिए 2 एंड 3 आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो मेरा देखो बताने का पर्पज यही है कि अगर आपको कुछ पॉइंट आते भी नहीं है तो ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसलिए इसका बी आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने जो इंसुलेशन की टेम्परेचर रेंज है और इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है उसका मैंने टेबल दे दिया। जैसे रबर का जो वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है 30 kV है, और कितने रेंज तक इसका यूटिलाइजेशन टेम्परेचर कर सकते हैं, अप टू 70 डिग्री सी तक। वल्कनाइज रबर है तो इसका टेम्परेचर रेंज 70 डिग्री सी है। इम्प्रेगनेटेड पेपर है 90 डिग्री सी है। पीवीसी आपसे पूछा था तो अप टू 75 डिग्री सी तक इसको यूज कर सकते हैं, जबकि उसमें 70 डिग्री सी का रेंज दिया है। आपके एग्जाम में देखो ये इम्पायर टेप का भी इंसुलेशन, ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेस पूछा है तो वो कितना होता है, 4 kV पर mm होता है। और एयर के लिए आपका 30 kV पर सेंटीमीटर होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। एमएम में भी कभी कभी पूछ देता है तो वो 3 kV पर mm में होती है। और ये सब पीक वैल्यू है, ये क्या है दोनों, ये दोनों पीक वैल्यू है। और अगर आपसे आरएमएस पूछेगा तो ये कितना होता है आपका 21.21 kV होता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने केबल की जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे दे दिया है, उसको देख लीजिएगा। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए हाई होना चाहिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक कहने का मतलब है कि वो इजिली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, वो इसका मतलब होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है। और ये लो रिलेटिव परमिटिविटी होनी चाहिए, लो थर्मल रेजिस्टेंस होना चाहिए, केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर दो डिफरेंट मटेरियल मिल गए तो ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन हो गया और इंसुलेशन ब्रेकडाउन हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और केबल का जो पावर फैक्टर होना चाहिए वो लो होना चाहिए, एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इट शुड हैव लो कॉस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपेयर टू द सॉलिड कंडक्टर ऑफ द सेम रेडियस, कोरोना अपीयर्स ऑन द स्टैंडर्ड कंडक्टर एट लोअर वोल्टेज बिकॉज ऑफ स्ट्रैंडिंग। तो देखो ये कह रहा है कि जो सॉलिड कंडक्टर है, अगर सेम रेडियस का मैं एक स्टैंडर्ड कंडक्टर ले ले रहा हूँ तो लो वोल्टेज पे ही उसमें कोरोना आ जाता है। तो इसका रीजन क्या है, तो आपको मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। तो अगर आपका कंडक्टर का रेडियस अगर घटेगा, ठीक है, रेडियस अगर घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। और मैंने बताया कि जो कोरोना होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो अगर रेडियस ऑफ द कंडक्टर आपका घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर बढ़ी तो आपका कोरोना लॉस भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सपोज करिए मेरे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, और अब इस सॉलिड कंडक्टर में अगर मैं स्ट्रैंड काटूं इसका, अगर मैं सपोज करिए इस सॉलिड कंडक्टर का रेडियस आर है, और एक और मैं इस अब मैं इस सॉलिड कंडक्टर का स्ट्रैंड काट रहा हूं, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड पार्ट हो गया। तो ये वाला जो, अब देखो इसमें ये जो एयर गैप है, ये जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, या मैं इसको येलो में कर लेता हूं, तो ये आपका एयर गैप पार्ट है, ठीक है, आयरन पार्ट नहीं है। जब आपका स्ट्रैंड काटोगे तो आपको बस इतना ही पार्ट मिलेगा। तो पहले आपका रेडियस कितना था, आर था। अब क्या होगा कि जो आपका इफेक्टिव रेडियस है वो घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि ये जो येलो वाला पार्ट है ये तो इनइफेक्टिव हो गया ना, ये रेडियस, अब ये रेडियस नहीं रहा ना। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको हम निकाल लेंगे जब इसका स्टैंडिंग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये अब कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ओवरऑल इफेक्टिव रेडियस क्या होगा स्ट्रैंडेड कंडक्टर का, ये आपका कौन सा कंडक्टर है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर है। तो इसका जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर का, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर का ओवरऑल जो इफेक्टिव रेडियस है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब इफेक्टिव रेडियस रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू द सॉलिड कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो कोरोना लॉस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कम वोल्टेज पे ही आपका कोरोना क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो इसलिए क्या होगा, प्रोड्यूसेस स्मॉल रेडियस। तो स्मॉल रेडियस के कारण ही क्या होता है, लो वोल्टेज पे ही स्टैंडर्ड कंडक्टर में कोरोना अपीयर हो जाता है। तो इसलिए इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्रांसमिशन लाइन आर ट्रांसपोज टू। तो आपको पता है कि ट्रांसपोजिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस विद द नाइबरिंग टेलीफोनिंग लाइंस। तो इस चीज को एक बार समझ लेते हैं। देखो सपोज करिए आपकी आर वाई बी ट्रांसमिशन लाइन है, तो जो फ्लक्स लिंकेज होगा, सपोज करिए आर फेज में आई आर करंट फ्लो हो रही है, वाई फेज में आई वाई, और बी फेज में आई बी करंट फ्लो हो रही है। तो आई आर के कारण क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई आर, जो कि आपका आर से मतलब खुद से तो लिंक करेगा ही, साथ ही साथ वाई वाले कंडक्टर से भी लिंक करेगा, कुछ पोर्शन हो सकता है बी वाले पार्ट से भी लिंक करेगा।
और वैसे ही आपका जो बी फेज का कंडक्टर होगा वो बी से तो लिंक करेगा, साथ ही साथ वाई से, और इसका कुछ पोर्शन आर से भी लिंक करेगा। सिमिलरली आपका वाई फेज का भी कंडक्टर क्या होगा, मैक्सिमम तो लिंक करेगा खुद से, और इसका कुछ पोर्शन बी से लिंक करेगा, एंड इसका जो कुछ पार्ट होगा वो क्या करेगा, आर फेज से लिंक करेगा। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो सेंट्रल कंडक्टर है उसमें फ्लक्स लिंकेज क्या है, मैक्सिमम है। तो इसके कारण क्या होगा ना, जो इनका रिजल्टेंट सम होगा, फेजर सम, एफ आर, एफ वाई एंड एफ बी, ये जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स लिंकेज वाई फेज में वो सबसे ज्यादा है। तो इसलिए जो वोल्टेज इंड्यूस होगा कम्युनिकेशन लाइन में, वो क्या होगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट वोल्टेज इंड्यूस होगा कम्युनिकेशन लाइन में, जिससे रेडियो इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन लाइन में आ जाएगा। तो हम जैसा जानते हैं कि जैसे ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है आर वाई बी फेज, तो इसी के नीचे वाले पार्ट में आपकी कम्युनिकेशन लाइन पैरेलल में चलती है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, ड्यू टू फाइनाइट फ्लक्स, जो रिजल्टेंट फ्लक्स लिंकेज है, मतलब सम ऑफ द फेजर सम ऑफ द फ्लक्स क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। तो इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा एन डी फाइव बाई डी टी इन द कम्युनिकेशन लाइन। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन लाइन है इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ये फाइनाइट वैल्यू का ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका एक्सटर्नल ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इन द कम्युनिकेशन लाइन या टेलीफोनिक लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, हम रेडियो इंटरफेरेंस करते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेडियो इंटरफेरेंस हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं। ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं, सपोज करिए हमारे पास कंडक्टर है 3 पेज के ट्रायंगुलर फॉर्म में, आर वाई बी, और एक दूसरे से ये क्या है, 120 डिग्री अपार्ट है। तो वैसे ही मैंने मान लिया आर वाई बी 3 फेज कंडक्टर है और ये 120 डिग्री अपार्ट है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, सपोज करिए कि ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लेंथ एल है, तो इसके एल/3, मतलब अगर ये जो डिस्टेंस है L/3 है, तो इसके L/3 डिस्टेंस पे हम फिर से क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। ट्रांसपोजिशन कहने का मतलब है कि कंडक्टर के पोजीशन को 120 डिग्री शिफ्ट कर देंगे। सपोज करिए ये आर फेज है, तो अगेन अब ये क्या हो जाएगा, बी फेज हो जाएगा। ये आपका कौन सा फेज हो जाएगा, बी फेज हो जाएगा। पहले ये आर था, तो अब बी वाला यहाँ पे आ जाएगा, आर वाला यहाँ पे, और वाई वाला यहाँ पे 120 डिग्री एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले इस पोजीशन पे आर था, तो आर से अब ये कहां पे आ गया, बी पे आ गया। तो इसका मतलब जहां पे आर था, वो आर की जगह पे अब कौन सा फेज आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसका मतलब अब आर की जगह पे ये बी फेज आ जाएगा। आर की जगह पे ये कौन सा फेज आ जाएगा, बी फेज आ जाएगा। अब इसके बाद से देखिए, यहाँ पे पहले y था, अब y की जगह पे क्या आ गया, r आ गया। ठीक है, तो पहले ये y था, तो अब y की जगह पे ऐसे r आ जाएगा। तो ये y की जगह पे r फेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये y था, मतलब पहले b था, अभी इसके जगह पे क्या आ गया, y आ गया। तो जो b फेज है वहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो देखो इस केस में, इस सेक्शन में देखो, तो वाई फेज में फ्लक्स लिंकेज क्या है, मैक्सिमम है, और आर और बी फेज आउटर फेज है, तो फ्लक्स लिंकेज दोनों में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इस केस में फ्लक्स लिंकेज वाई फेज में ज्यादा है, और इस केस में देखो तो बी और वाई फेज में फ्लक्स लिंकेज क्या है, इक्वल है, बट आर फेज में फ्लक्स लिंकेज क्या है, ज्यादा है। आर फेज में फ्लक्स लिंकेज ज्यादा है। फिर अब देखो ये तो L/3 डिस्टेंस तक फिर ट्रांसपोजिशन किया, फर्दर हम क्या करेंगे, एक बार और इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, मतलब जो बी है वो वाई हो जाएगा। ठीक है, और जो आर है वो क्या हो गया, बी हो गया, और जो वाई है वो क्या हो गया, आर हो गया। तो इस तरीके से इनका फर्दर फ्लक्स लिंक ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्लक्स लिंकेज, यहाँ बी वाले में फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो इस केस में वाई में फ्लक्स लिंकेज ज्यादा आया, और इसमें आर फेज में फ्लक्स लिंकेज ज्यादा आया, और इसमें बी फेज फ्लक्स लिंकेज आया। तो ओवरऑल अगर हम एवरेज फ्लक्स की बात करें, अगर रिजल्टेंट फ्लक्स इसका आप निकालोगे ना, वाई एंड बी, तो इसका रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा जीरो। तो इसके कारण क्या होगा, जब फ्लक्स जीरो होगा, तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, एक्सटर्नल ईएमएफ कोई भी इंड्यूस नहीं होगा तुम्हारे टेलीफोन लाइन में। अगर कोई भी एक्सटर्नल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो कोई भी करंट पैदा नहीं होगी, और उसके कारण कोई भी रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज करते हैं। तो इसलिए इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन हैज ए इम्पीडेंस ऑफ जे 0.8 ओम, मतलब ये क्या है, रिएक्टेंस है। सप्लाइज ए रजिस्टिव लोड ऑफ, एक रजिस्टिव लोड है, ठीक है, और उसके थ्रू करंट जो फ्लो हो रही है वो 500 एम्पियर की है, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 300 वोल्ट है। देन सेंडिंग इन पावर फैक्टर। तो देखो पहली बात, सेंडिंग, आपसे क्या पूछ रहा है, सेंडिंग इन पावर फैक्टर, दैट इज कॉस
थीटा एस। तो जो सेंडिंग इन पावर फैक्टर होता है वो सेंडिंग इन वोल्टेज एंड सेंडिंग इन करंट के बीच का एंगल होता है। तो ये जो थीटा एस है, थीटा एस इज द एंगल बिटवीन वी एस एंड आई एस। तो एज पर गिवन क्वेश्चन, ये आपकी एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, और ये आपका इसका जो रिएक्टेंस है ये है जे 0.8, और यहाँ पे लोड जो है रजिस्टिव है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है देखो यहाँ पे 300 वोल्ट है, और इसमें बहने वाली जो करंट है क्या है, 500 एम्पियर है। सपोज करिए जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपका सप्लाई वोल्टेज वीएस है, और सप्लाई करंट सपोज करिए आईएस है, और ये जो लोड साइड में करंट है ये कौन सी करंट है, रिसीविंग इन करंट है आईआर है। तो देखो सेम सप्लाई करंट आईएस ऐसे फ्लो होगी, तो इसलिए जो आईआर और आईएस होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक केवीएल इक्वेशन लिखूंगा तो वीएस की वैल्यू क्या लिखोगे, वीएस बराबर वी आर, मतलब लोड साइड में वोल्टेज कितना है 300 एंगल जीरो, प्लस जे जे 0.8 इंटू, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 500 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 एंगल जीरो, और ये जे 400 हो जाएगा वीएस बराबर। ठीक है, इसका अगर मैं फेजर बनाऊं तो ये आपका हो जाएगा, ये ये सपोज करिए ये वी आर है, वी आर की वैल्यू क्या है 300, वी आर बराबर 300। ठीक है, ये हो गया 300 एंगल जीरो, ये रेफरेंस है। अब देखो ये जे 400 होने का मतलब है क्या है, जे इंटू 0.8 इंटू आई एस है, ये आपका क्या हो गया, जे 400 हो गया। तो इनका सम कितना है, वीएस के बराबर है। इनका सम किसके बराबर है, ये जो सम है ये किसके बराबर है, वीएस के बराबर है। और आपको पता है कि ये जो लोड है प्यूरली रेजिस्टिव लोड है, और ये आईआर है, तो आईआर वीआर के क्या होगा, फेज में होगा। आई आर जिसकी वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 500 एम्पियर, और यही आई आर क्या है, आई एस है। तो आपको अभी मैंने बताया कि जो सेंडिंग इन पावर फैक्टर एंगल होगा वो वी एस और आई एस के बीच का एंगल होगा। तो यही तुम्हारा आई एस है, और ये आपका क्या है, वी एस है, ये आपका वी एस है। तो ये एंगल इनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा एस होगा। तो आपसे पावर फैक्टर एंगल पूछ रहा है। और एक बात और यहाँ पे देखिए, जो आई एस है वो वी एस से क्या कर रही है, आई एस वी एस से लैग कर रही है, तो ये जो थीटा एस है ये कौन सा एंगल है, लैगिंग पावर फैक्टर एंगल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉस थीटा एस निकालोगे ये कौन सा पावर फैक्टर एंगल होगा, लैगिंग पावर फैक्टर एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका सेंडिंग इन करंट है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से लैग कर रहा है बाय एन एंगल थीटा एस। तो यहाँ से कॉस थीटा एस निकाल लेंगे, तो आधार बटे कर्ड होता है। तो आधार इसका बेस देखो, इस ट्रायंगल में बेस कितना है 300 है, और वीएस नहीं पता है हमें, तो वीएस निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय वीएस होगा। तो यहाँ से वीएस बराबर आइथोगोरस से इसको, इसका मैग्नीट्यूड कितना है वी आर का 300, ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर, और ये कितना है 400, तो ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो 500 आ जाएगा, वी एस की वैल्यू 500 आ जाएगी, और यहाँ पे ये वी एस 500 रख दो। और ये कौन सा पावर फैक्टर है, लैगिंग, तो ये जीरो से दो जीरो कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 छक्का 30। तो ये कितना आ रहा है कॉस थीटा एस, सेंडिंग इन पावर फैक्टर 0.6 लैगिंग आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऑन एन इनफाइनाइट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन द attenuation coefficient is a, expressed in term of ratio k of two voltage 1 kilometer apart on the line in bales per kilometer, then this coefficient is given by। तो देखो यहाँ पे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा है, मतलब जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होता है, हम इसको एक जगह पे लंप्ड नहीं कर सकते हैं। तो इनका जो कैलकुलेशन होता है वो आपका टाइम का तो फंक्शन होता ही होता है, साथ ही साथ ये डिस्टेंस का भी फंक्शन होता है। तो यहाँ पे चूंकि एटेन्युएशन की बात कर रहा है, देखो गामा जो होता है ना आपका प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है अल्फा प्लस जे बीटा, जहाँ पे अल्फा जो होता है ये क्या होता है, एटेन्युएशन कांस्टेंट होता है, जिसकी यूनिट आपकी नेपर पर किलोमीटर होती है, और ये आपका फेज कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो एटेन्युएशन की बात किया तो मैं जो वोल्टेज का रिलेशन लूंगा वो एटेन्युएशन का लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जो वोल्टेज होगा वी एस ई की पावर माइनस ए लिखा है, मैं अल्फा ले रहा हूं, अल्फा एक्स होगा। तो पर किलोमीटर पूछा है, देखो 1 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो एक्स बराबर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा वी एन बराबर वी एस ई की पावर माइनस अल्फा इंटू 1 हो जाएगा। मेरे को अल्फा चाहिए तो हम क्या करेंगे, अल्फा को इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर प्लस अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी एस बाई वी वन। और बोल रहा रेशियो ऑफ वोल्टेज क्या है, के है, तो इसको हम के बराबर पुट कर देंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एल एन
ई की पावर अल्फा बराबर एल एन के। ठीक है, तो यह यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अल्फा एल एन ई बराबर एल एन के। इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी यूनिट क्या, अच्छा चलो यहाँ से पहले अल्फा लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एल एन के, और ये क्या है, नेपर पर किलोमीटर में है, नेपर पर किलोमीटर में। चूंकि यहाँ पे देखो आंसर आपका लॉग में दिया, तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका गुणा किससे कर देंगे, 2.303 से, और ये हो जाएगा लॉग 10 बेस के नेपर पर किलोमीटर। आंसर आपका देखो बेल्स में पूछा है, तो इसको हम बेल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बेल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करोगे, 0.86 से गुणा करोगे। कहने का मतलब है कि एक जो नेपर होता है ना, वो 0.86 बेल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू 0.86, और ये हो जाएगा लॉग 10 बेस के। अब ये बेल्स में कन्वर्ट हो गया, बेल्स पर किलोमीटर। तो इसका जब आप गुणा कराओगे तो 1.98 समथिंग आता है, तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 10 बेस के बेल्स पर किलोमीटर। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका देखो तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन विद रेजिस्टेंस आर रिएक्टेंस एक्स, निग्लिजिबल कैपेसिटेंस, द जनरेशन कांस्टेंट ए इज। तो देखो जहां पे आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपके फाइनाइट हैं और कैपेसिटेंस आपका निग्लिजिबल होता है, तो वो जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो होती है आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और उसके लिए एबीसीडी जो पैरामीटर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 Z 1 0। तो यहाँ पे ए बराबर डी बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है, बी की वैल्यू जेड, एंड सी बराबर 0। यहाँ से ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू यहाँ से देखो 1 हो जाएगी। इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ए सर्ज वोल्टेज ऑफ 1000 kV इज अप्लाइड टू ओवरहेड लाइन रिसीविंग इन ओपन इफ द सर्ज इंपेडेंस ऑफ द लाइन इज 500 ओम, टोटल सर्ज पावर। दैट मीन्स आपसे सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, VL स्क्वायर बाई ZS। और जहाँ पे VL जो होता है आपका केवी में होता है, तो इसकी यूनिट जो हो जाती है मेगावाट में होती है। इसका बात का विशेष ध्यान देना है यूनिट का। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500, और ये 500 से 2 बार में कटेगा, यूनिट आपकी मेगावाट। तो ये हो जाएगा आपका 2000 मेगावाट। ये आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हैविंग लाइन इंपीडेंस एंगल थीटा इज डिलीवरिंग a given power at receiving at lagging power factor angle phi, which of the following set condition for which line will have maximum and zero voltage regulation। तो देखो ये आपकी सपोज करिए ट्रांसमिशन लाइन है जिसका इम्पिडेंस जेड है, और इसका जो इम्पिडेंस एंगल है वो थीटा है, और आपका जो लोड है वो लैगिंग लोड है, और इसका जो लोड पावर फैक्टर है वो फाई है। तो देखो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो अकर होता है आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे। और इसकी कंडीशन क्या होती है, जब आपका लोड इम्पिडेंस एंगल, जो लोड का एंगल है या पावर फैक्टर एंगल है, वो इम्पिडेंस एंगल के बराबर हो जाता है। ठीक है, और आपका जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो अकर होता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे। अकर एट लीडिंग पावर फैक्टर, इसकी कंडीशन क्या होती है, फाई प्लस थीटा का दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखो तो यहाँ पे फाई बराबर थीटा है, बट यहाँ पे देखो सम नहीं लिखा है, डिफरेंस लिखा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ये फाई थीटा के बराबर नहीं है। यहाँ पे देखो फाई थीटा के बराबर है अंडर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, एंड जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में थीटा प्लस फाई बराबर पाई/2। तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर से आप ध्यान रखिए, कंडीशन पे बहुत सारे सवाल आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कह रहा है कि बंडल कंडक्टर इन एचवी ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम प्रोवाइड्स। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आई थिंक मैं करा चुका हूँ। तो देखो जैसे कि एक सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, और एक मैं बंडल कंडक्टर ले रहा हूँ। तो फॉर द सेम क्रॉस सेक्शन जो बंडल कंडक्टर होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सॉलिड कंडक्टर। तो इसकी वजह से देखो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको देख लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे बंडल कंडक्टर का जो रेडियस होगा वो ज्यादा होगा, मतलब बंडल कंडक्टर का रेडियस ज्यादा होगा, और कैपेसिटेंस हम पढ़ते हैं 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ln d बाई आर होता है। ठीक है, तो जब आपका इफेक्टिव रेडियस बढ़ेगा तो ओवरऑल ये डिनोमिनेटर वाला टर्म आपका घटेगा, तो ओवरऑल ये टर्म आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, रिडक्शन तो नहीं होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीज इन वोल्टेज ग्रेडियंट भी दिया है, तो जी का फार्मूला क्या होता है, जी बराबर वी बाई एक्स एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो एक्स, एक्स मतलब ये यही डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, तो जब एक्स आप बढ़ेगा तो वोल्टेज ग्रेडियंट आपका क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिख रहा है इंक्रीज इन वोल्टेज ग्रेडियंट। तो इनके साथ बंडल कंडक्टर जो आपका वोल्टेज ग्रेडियंट होता है वो घटता है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। कंसिडर टू पैरेलल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हैविंग इंपेडेंस ZA एंड ZB रिस्पेक्टिवली एज ऑन फिगर। तो ये आपका इंपेडेंस ZA ZB हो गया, ये आपका ZA हो गया। करंट IA एंड IB बोथ आर लैगिंग, तो ये करंट IB है और ये IA है, दोनों लैगिंग नेचर के हैं। एंड सेंडिंग इन वोल्टेज VS, तो सेंडिंग इन वोल्टेज VS है इफ रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो ऑफ बोथ इम्पिडेंस आर इक्वल। मतलब बोल रहा है कि जो XA बाई RA है वो आपका XB बाई RB के बराबर है। देन टोटल करंट I, तो टोटल करंट I का IA और IB से क्या रिलेशन होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो कोई भी इंपिडेंस ZB है तो इसको हम क्या लिखेंगे, RB प्लस JXB लिखेंगे। तो इंपिडेंस फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका एंगल मान लीजिए थीटा बी होगा। वैसे ही ZA भी होगा, RA प्लस JXA होगा, तो इसका मान लीजिए टोटल मैग्नीट्यूड आपका ZA है और एंगल थीटा ए है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इम्पिडेंस एंगल आप बनाते हो, कोई भी इम्पिडेंस एंगल बनाते हो, सपोज करो ये थीटा है, ये आर है और ये एक्स है, और टोटल इम्पिडेंस जेड है। ठीक है, टोटल इम्पिडेंस आपका जेड है, तो यहां से जब आप इसका टेन थीटा निकालोगे तो ये क्या होगा, एक्स बाई आर होगा। तो इसका मतलब जो थीटा होगा टेन इनवर्स एक्स बाई आर होगा। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का अगर एक्स बाई आर है, इसका मतलब ये हो गया जो थीटा ए होगा वो थीटा बी के बराबर होगा, थीटा ए थीटा बी के बराबर होगा। अब देखो सपोज कर लीजिए यहाँ का जो टोटल वोल्टेज है इन इस जो जेड ए और जेड बी के क्रॉस वी है, तो यहाँ से आई बी आप क्या लिखोगे, V बाई जेड बी और एंगल में थीटा बी। तो ये कितना हो जाएगा, V बाई जेड बी, और ये हो जाएगा लैगिंग एंगल थीटा बी। वैसे ही आपका आई ए जो हो जाएगा V बाई जेड ए और एंगल क्या होगा, थीटा ए होगा। तो ये हो जाएगा V बाई जेड ए और माइनस में थीटा ए, और थीटा बी और थीटा ए दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे ये आपका वोल्टेज V है, ये रेफरेंस वाला, तो इससे आई बी थीटा बी से लैग करेगा, ये आपका आई बी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों का फेज एंगल लैगिंग है, लेकिन दोनों का फेज एंगल क्या होगा, बराबर होगा, मतलब थीटा बी बराबर थीटा ए होगा। और आई ए भी क्या होगा, इसी के फेज में होगा, कम ज्यादा हो सकते हैं बट इसी के फेज में होंगे। और यहाँ से अगर इस पॉइंट पे केसीएल लिखो तो आई जो होगा तो क्या होगा, आई ए प्लस आई बी का जो फेजर सम होगा उसके बराबर होगा। तो आई ए प्लस आई बी का फेजर सम क्या हो जाएगा, ये आई ए है, आई ए का मैग्नीट्यूड इतना है और आई बी का मैग्नीट्यूड इतना है, तो टोटल फेजर सम आई कितना आएगा, इसी के फेज में आएगा। तो जो आई ए होगा वो आई ए और आई बी के फेज में ही होगा, ठीक है, सेम फेज में होगा। तो यहाँ पे देखो लिख रहा है कि जो आई होगा लैग्स बोथ आई ए एंड आई बी, ये गलत होगा क्योंकि सेम फेज में होगा। यहाँ पे लीड्स लिख रहा है, ये भी गलत। यहाँ पे लैग वन आई ए और लीड बी अदर, ये भी गलत है। तो बी इन फेज मतलब आई जो होगा इन फेज होगा बोथ ऑफ ए एंड बी, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखो अभी मैं 20 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, लेकिन अब अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा और सीक्वेंस में चैप्टर वाइज करा दूंगा, ठीक है। और आप लोग जरूर से कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और यार चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, यही तो हम लोग का मोटिवेशन है। ठीक है, थैंक यू।